का, अगर हम आपसे ये कहें कि एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है R1CO R2, उसके कीटॉक्सिम का स्ट्रक्चर लिखिए। एक अनसिमेट्रिकल कीटोन R1CO R2, उसके कीटॉक्सिम का, उसके ऑक्सिम का स्ट्रक्चर लिखिए और शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक अनसिमेट्रिकल कीटोन मतलब R1CO R2, उसके ऑक्सिम का स्ट्रक्चर लिखें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सम के पॉइंट ऑफ व्यू से। R1CR2 डबल बॉन्ड NOH, ये हमने कीटॉक्सिम लिखा है। इस कीटॉक्सिम को कंसंट्रेटेड H2SO4 या PCl5 या कोई और सूटेबल रिएजेंट हो, तो क्योंकि जब तक मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इनका सिग्निफिकेंस समझ नहीं पाओगे और ये भी नहीं तय कर पाओगे कि रिएजेंट कैसा हो। अभी केवल हम लिख रहे हैं। नॉर्मली आपको क्वेश्चंस में ये दोनों दिखेंगे। ये है कीटॉक्सिम, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है। कीटॉक्सिम को अगर इस रिएजेंट के साथ ट्रीट करें तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है और रीअरेंजमेंट होकर बनता है सेकेंडरी अमाइन। अब देखिए उसका स्ट्रक्चर लिखने का आसान तरीका, सबसे पहले वो कीटोन लिखो जिसका ये ऑक्सिन है। सबसे पहले वो कीटोन लिखो जिसका ये ऑक्सिन है। इससे पूछो तुम कौन से कीटोन के ऑक्सिन है, तो आप लिखेंगे R1CO, इसी का तो ऑक्सिन है वो। बंद कर दी, इसको ढक दो थोड़ा। R1CO R2, आप अपनी पोजीशन थोड़ी इधर उधर कर लो ना, रीअरेंजमेंट कर लो। तो इस कीटोन का वो ऑक्सिन है। अब इन दोनों में अर्थमेटिक लगाओ, मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है। इसको कहते हैं केमिकल अर्थमेटिक। तो इन दोनों का डिफरेंस बताओ क्या है। NH, पक्का चेक कर लिया, NH है कि नहीं डिफरेंस, नेशनल हाईवे है ना। तो NH इसका डिफरेंस है और NH को हम कहेंगे नहीं, नहीं NH। तो NH को हमें कहीं फिट करना है इसमें। कहां फिट करेंगे, OH के एंटी पोजीशन का जो एल्किल है, OH के एंटी पोजीशन, एंटी समझते हो ना, अपोजिट। कहते हैं ना तुम मेरे बहुत एंटी रहते हो, फलाना मुल्क इंडिया के एंटी है, फलाना हमने नाम ले लिया, आप समझ गए होंगे। तो OH के एंटी पोजीशन कौन है, R1। तो उस R1 को आपने पकड़ना है और कार्बोनिल कार्बन और R1 के बीच में आपको क्या लगा देना है, वही NH लगा देना है। ये प्रोडक्ट तैयार है। बगैर मैकेनिज्म के हम प्रोडक्ट आसानी से कैसे लिखें। क्या ये अमाइड है, जैसे हम ये लिखते हैं,
इस कंपाउंड में हमने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगाए हैं? इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अमाइड, इसको कहेंगे प्राइमरी अमाइड, और इसको कहेंगे सेकेंडरी अमाइड, और ये कहलाएगा टर्शरी अमाइड। प्राइमरी अमाइड में एन के साथ एक कार्बन होगा, सेकेंडरी अमाइड में एन के साथ दो कार्बन होंगे, टर्शरी अमाइड में एन के साथ तीन कार्बन होंगे। ये क्या है? ये कीटोन है। ये क्या है? प्राइमरी अमीन है। और ये क्या है? सेकेंडरी अमीन। और ये टर्शरी अमीन। इस तरह से इसमें 7 फंक्शनल ग्रुप हो गए। प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शरी अमाइड, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन और कीटोन। तो आपको आइडिया लग गया अमाइड का? तो अमाइड में क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप के साथ एन लगा होगा। अब उस एन के साथ एक एच है कि दो एच है, या तो एक भी एच नहीं होगा, जैसे इस एन के साथ देखिए एक भी एच नहीं है, इस एन के साथ एक एच है, इस एन के साथ दो एच है। हमें ये देखना होगा एन अगर एक कार्बन से कनेक्टेड है तो प्राइमरी अमाइड, एन अगर दो कार्बन से कनेक्टेड है सेकेंडरी अमाइड, तीन कार्बन से कनेक्टेड है तो टर्शरी अमाइड। प्राइमरी अमीन में एन अगर एक कार्बन से कनेक्टेड है तो प्राइमरी अमीन, एन अगर दो कार्बन से कनेक्टेड है सेकेंडरी अमीन, तीन कार्बन से कनेक्टेड है टर्शरी अमीन। ठीक है? अगर ये पूछा जाए इसमें चिराल सेंटर्स कितने हैं, चिराल सेंटर्स, क्या ये चिराल सेंटर है कि नहीं? है ना चिराल सेंटर? ये भाई एक एच लगा है, इधर लगा है, कुछ ये अलग है, ये अलग है। और कोई चिराल सेंटर नजर आ रहा हो? ये चिराल सेंटर है, ये भी है, ये भी है, ये भी चिराल सेंटर है, क्योंकि इनके पास एक एच, ये ग्रुप और एक लोन पेयर है। लेकिन ये चिराल सेंटर नहीं मानना, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाए फिर हम लोग उसको चिराल सेंटर नहीं काउंट करते। ये भी चिराल सेंटर नहीं है, ये भी चिराल सेंटर नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि लोन पेयर, और वैसे ये ग्रुप सेम भी है, लेकिन मेन बात है लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया। तो अमाइड अमीन में डिफरेंस क्लियर है। तो कितने चिराल सेंटर है? 4 है। ये चिराल सेंटर नहीं है, देख कर लिएगा, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम आ गए ना। ये चिराल सेंटर है क्योंकि एक एच लगा है, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप सब अलग अलग है। ये चिराल सेंटर हो गया क्योंकि एच, ये ग्रुप और ये ग्रुप और लोन पेयर सब अलग अलग है। तो जो बैकमैन रीअरेंजमेंट में कंपाउंड बना है वो कौन है? सेकेंडरी अमाइड। अगर हम कीटोक्सिम की रिएक्शन कौन के H2SO4 से कराते हैं तो एक रीअरेंजमेंट होता है, उसकी एक मैकेनिज्म है जो थोड़ी सी मुश्किल लगेगी अभी के दौर में, लेकिन जैसे ही हम आपको SN2 पढ़ा देंगे तो आसान लगेगी। अभी थोड़ी मुश्किल लगेगी, हम बताएंगे भी थोड़ा मुश्किल लगेगा, और नॉर्मली उसकी मैकेनिज्म पूछी भी नहीं जाती एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं उस पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन साइंटिस्ट का नाम है
और रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हुआ है, मतलब जो R1 किसी जमाने में कार्बन से कनेक्टेड था, आज वो R1 नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो रीअरेंज हो गया ना। R1 देखिए N से कनेक्टेड नहीं था, यहां देखिए R1 N से कनेक्टेड है। और ये क्या है, ऑक्सिम, और ये अमाइड, दिस इज सेकेंडरी अमाइड। तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया, रीअरेंजमेंट हो गया। कैसे हुआ, उसकी एक डेफिनेट मैकेनिज्म होगी। मैकेनिज्म आसान नहीं है, इसलिए हम लोग इसकी टेक्निक पढ़ लेते हैं। टेक्निक क्या है, पहले वो कीटोन लिखो जिसका ये ऑक्सिम है, फिर आप क्या करेंगे, OH के एंटी पोजीशन पे जो एल्किल होगा, उस एल्किल और कार्बोनिल कार्बन के बीच में NH लगा देंगे। तो एक एग्जांपल देखिए, इसको अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट आप लिख पाओ। तो अगर हमारे पास R1CR2 डबल बॉन्ड NOH है, एग्जाम में ऐसे ही लिख के आएगा, आपको बताया जाएगा कि R1 के एंटी पे OH है, ऐसे लिख के आएगा। और जब इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या PCl5 के साथ ट्रीट करेंगे, तो रीअरेंजमेंट होगा। प्रोडक्ट लिखने का तरीका, जिस कीटोन का ये ऑक्सिम है, पहले वो कीटोन लिख लो, फिर उस ऑक्सिम में देखो कि OH के आंटी पोजीशन पे, एंटी नहीं, आंटी, आंटी पोजीशन पे कौन सा अंकिल है, और आपको कहना है आंटी अंकिल नहीं, उस अंकिल को पकड़ो जो OH की आंटी पोजीशन पे था। पकड़ो नहीं, गंदी बात, हो गया प्राइड बन गया, मजाक मजाक में प्राइड बन गया। अंकिल आंटी नहीं, कॉन्सेप्ट हो गए। मैकेनिज्म समझाएंगे, आप भी दुखी होगे। और अगर कॉन्सेप्ट समझना है, किसी की इंटरेस्ट है समझने में, समझ लो क्या होता होगा इसमें। ये जो यहां से H+ है, इस OH को मिलता है, ये खराब लीविंग ग्रुप है। H+ आते ही लीविंग एबिलिटी इसके अंदर बढ़ गई। अब कहेगा भाई हमें जाना है, हम समझा रहे हैं, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं तो आगे तो पढ़ेंगे दोबारा। इस खराब लीविंग ग्रुप को हमने अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कह रहा है भैया हमें जाना है, तो N कहेगा देखो अगर तुम चले गए तो मेरे ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आने से नुकसान क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। क्या ये प्लस चार्ज रेजोनेंस के द्वारा डिस्पर्स हो पाएगा, नहीं। तो हाईली अनस्टेबल, एक तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस संभाल रहा है, ऊपर से ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट, तो हाईली अनस्टेबल होगा। तो हाईली अनस्टेबल चीज बनने में उसको आएगी परेशानी। लेकिन वाटर कह रहा हमें तो जाना है, तुम्ही ने बुलवाया था H2SO4 को, अब तो भी हमें जाना है। कहेगा तुम अगर चले जाओगे तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। कहेगा रुको 2 मिनट, रुको कुछ इंतजाम करते, मेरे पास लोन पेयर है, हम बगल वाले कार्बन से कहते हैं कुछ करो मेरे लिए, ये जाने को तैयार है, मेरे पास किसी को भेजो। अटैक किया, तो बैक वाला जो अंकिल है वो पीछे से आके अटैक करेगा, क्योंकि SN2 में बैक साइड से अटैक होता है। वो आया, अब ये कहेगा ठीक है तुम जाओ। इस तरह से प्रोसेस चलता है, इसीलिए वो बैक वाला ग्रुप माइग्रेट करता है।
तो जब SN2 पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि R1 क्यों माइग्रेट किया, R2 क्यों नहीं। आई बात समझ। फिर इसमें आगे स्टेप लिखते जाते हैं, आगे मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी। ये आइडिया समझ में आ गया? इतना भी आइडिया अगर क्लियर है ना तो बहुत बड़ी बात। और ये SN2 पढ़ने के बाद क्लियर होगा। अब इसका आंसर देखिए क्या लिखेंगे। आपने ये कीटोन लिख दिया, ये आपने लिख दिया कीटोन, और यहां पे मेथिल लगा दे दो, है ना। चेक करो सही जगह लगा है। अब NH को कहां लगा दें, OH के एंटी पोजीशन पे जो एल्किल था, उस एल्किल और कार्बोनिल कार्बन के बीच में NH लगा देंगे। यहां पे NH हम लगा दें, बन गया प्रोडक्ट। ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो R1CR2 डबल बॉन्ड NOH, इसको अगर हम लोग H प्लस के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, R1NHCOR2, ये बन रहा है R1NHCOR2। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है ना। अब इसका हम लोग करा दें हाइड्रोलिसिस। मान लो एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आपको एक जानकारी दे दें, जो एसिड डेरिवेटिव होता है RCOZ, उसका हम लोग जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, इधर ये प्लस ये माइनस, तो क्या बनेगा RCOOH और ZH। यानी अगर एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे क्या बन जाएगा, अगर आप एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा। हमने आपको 4 एसिड डेरिवेटिव्स बताए थे, ध्यान रखें एसिड डेरिवेटिव के बगैर एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते, मतलब अगर समझ के पढ़ना है तो। एसिड डेरिवेटिव की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एल्डिहाइड कीटोन में जगह जगह वो यूज होगा। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि एक साथ कई चैप्टर कवर हो रहे हैं, किताब की तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में भी आ जाता है और सब कवर भी होता है। चैप्टर से पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा ना कवर हो पाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, चाहिए कर दो चाहिए कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी फर्क नहीं पड़ता। बाद में जब मैकेनिज्म लगाओगे तो फर्क पड़ेगा कि R1 कैसा R2 कैसा, अभी फिलहाल फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां क्या बना दोगे, RCOOH प्लस HCl, इसमें क्या बनेगा R1COOH प्लस HOCOR2। तो चाहे इसको तोड़ते तब भी वही बनता। कितना आसान है ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शंस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है अल्टीमेटली। मैकेनिज्म में तो पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, रिवर्स अटैक से निकल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसको देना है निगेटिव पार्ट, इसको देना है पॉजिटिव पार्ट। तो एसिड क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बन गया, एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड्स बन गए। और अगर ईस्टर हो, 4 एसिड डेरिवेटिव्स में तीसरा कौन सा बताया था, ईस्टर, अगर ईस्टर हो इसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या बन जाएगा R1COOH
OH प्लस HO ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है आपको, इसको OH और इसको H। अगर अमाइड हो R1CONR2R3 इसका हाइड्रोलिसिस कराना हो, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो क्या बनेगा, R1COOH प्लस NH R2R3। तो एसिड डेरिवेटिव 4 हैं, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड। अगर आप बिल्कुल भी याद नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत आपको याद करना है। जैसे मैं बोल रहा हूं 4 एसिड डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड, उसको रिप्रेजेंट करते हैं RCOZ से। हाइड्रोलिसिस या कोई भी रिएक्शन कराएंगे CZ बॉन्ड टूटेगा, बना दिए प्रोडक्ट। तो अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, उसमें आपको प्रोडक्ट लिखना होगा। हाँ, हाइड्रोलिसिस कराते समय हम लोग मीडियम की पीएच 7 से कम भी रख सकते हैं, 7 से ज्यादा भी रख सकते हैं, देखना पड़ता है कि कंपाउंड कौन सा है। तो धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर होगी कि कब हमें पीएच 7 से कम मेंटेन करनी है, कब 7 से ज्यादा है। प्योर वाटर में हाइड्रोलिसिस कब कराना है, तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो चीजें समझ में आएंगी। जीओसी चल ही रहा है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए ही हैं। जब तक SN2 SN1 नहीं पढ़ लेते तब तक अधूरापन रहता है। तो देखिए इसमें ClCO एसिड क्लोराइड हो गया, ईस्टर हो गया, ईस्टर अमाइड, एनहाइड्राइड, और कुछ बचा, हो गया चारों। एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड, एक अमाइड और लिख देते हैं। इसमें हमने चारों एसिड डेरिवेटिव ले लिए। और इसका हम आपसे कह रहे हैं हाइड्रोलिसिस कराइए एसिडिक मीडियम में। कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रूल पता हो, एसिड डेरिवेटिव जो RCOZ है उसमें CZ बॉन्ड तोड़ना है। हाइड्रोलिसिस करना अगर आपको आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 ऐसे प्रोसेस हैं जो बहुत बार यूज होते हैं, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इन तीनों में ही बच्चों को दिक्कत आती है, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हाइड्रोलिसिस कराना है तो देखना पड़ेगा कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना होगा OH और H देके, ये बॉन्ड तोड़ना होगा OH और H देके, ये बॉन्ड तोड़ना होगा OH और H देके, ऐसे इसमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना होगा OH और H देके, इसमें ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए OH और H देके, इसमें ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए OH और H देके। एक एग्जाम्पल में सारे ग्रुप हमने डाल दिए तो समय बच जाएगा हम लोग। कौन सा, वो भी तोड़ दो चाहे, फर्क, अभी मैकेनिज्म नहीं पड़ी ना।
चाहे दूसरा वाला भी तोड़ दो, फर्क क्या पड़ेगा, तब भी आ जाएगा। चाहे ये वाला तोड़ दो चाहे दोनों तोड़ दो, आंसर सेम आएगा, तब भी आंसर सेम है, आंसर में नहीं फर्क पड़ेगा। मैं इसलिए तो चिंता नहीं कर रहा हूं। चिंता कब करें, जब फर्क पड़ रहा हो तो मैकेनिज्म सोचे भी। अभी तो आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस में प्रोडक्ट कैसे लिखना है। वहां क्या बन जाएगा, HCl अलग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल, क्यों, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखिए अल्कोहल, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये NH, ये साइकिल, और इधर क्या बना दें, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कंपाउंड ये बन गया। दूसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा, ये देखिए COH, और ऊपर COH, ये दूसरा कंपाउंड हो गया। और तीसरा क्या हो गया, प्राइमरी अमीन। और एक HCl हो गया। HCl तो इनऑर्निक है, इनऑर्निक को अगर न गिनो तो 3 ऑर्निक पैड बन रहे हैं। नॉर्मली इनऑर्निक को गिनते नहीं है। एक आइडिया आपको देना था कैसे हमें हाइड्रोलिसिस कराना होता है बगैर मैकेनिज्म के, क्योंकि इतने बड़े सवाल मैकेनिज्म थोड़ा लगा पाएंगे। कुछ खास नहीं है, एसिड डेरिवेटिव में कार्बोनिल ग्रुप और जेड के बीच का बॉन्ड आपको तोड़ देना है, OH और HCl। बाकी तो अब पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अभी तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर चल रहा है, फिर एसिड डेरिवेटिव आएगा। लेकिन एसिड डेरिवेटिव का थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा हम लोग। तो जो हम लोग बैकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं उसमें कीटॉक्सिम के रीअरेंजमेंट से सेकेंडरी अमाइड बना, फिर आगे हम लोग सेकेंडरी अमाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, R1 NH2 प्लस R2 COH। तो इसमें जब सवाल आता है एग्जाम में, कैसा सवाल आएगा, कह देंगे कि एक ऑक्सिम है अननोन, एक ऑक्सिम है, उसका हम लोगों ने बैकमैन रीअरेंजमेंट कराया तो कुछ बना, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराया तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट बता देंगे, और ऑक्सिम आपसे पूछ लेंगे। तो आप क्या करना, जो प्राइमरी अमीन बना है उसका एल्किल ही ऑक्सिम में OH के एंटी पोजीशन पे होगा। जो प्राइमरी अमीन बना है उसका एल्किल ही ऑक्सिम में OH के एंटी पर होगा। इस तरह से तुरंत आपका आंसर आ सकता है। तो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है कि एक आपको कह देंगे कि कीटॉक्सिम है, उसको हम लोगों ने H+ के साथ ट्रीट किया, कुछ बना, फिर उसको हाइड्रोलाइज किया, उसके 2 प्रोडक्ट बने, उनके ये स्ट्रक्चर है। एक और यहां पे जान लो चीज, नहीं तो पेज वो मिस हो जाएगा। इसका रिडक्शन देख लो, रिडक्शन बाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जब अमाइड का रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो इसके लिए आपको एक चीज और पहले पढ़ा दें। जैसे एसिड क्लोराइड है, इसका LAH से कराओगे तो क्या बनेगा, RCH2OH। ये देखिए कैसे बना होगा, H- ने इस पर अटैक किया, ये पाई बॉन्ड टूटा, क्या बन गया, RCHO- Cl, फिर O- के रिवर्स अटैक से
क्लोराइड निकल गया तो बन गया RCHO, फिर इस पर H माइनस का अटैक होगा तो बन जाएगा RCH2O माइनस, फिर इसको हम लोग पानी से प्रोटॉन दे देंगे, इस तरह से RCH2H बन जाता है। क्या ऐसे तो बताया होगा, ऐसा हो नहीं सकता बेटा, शॉर्टकट भले बता दिया हो। शॉर्टकट क्या होता है, ये बॉन्ड तोड़ दो HH दे के तो बन गया RCHO, देखो RCHO बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए। अगर मैकेनिज्म, लंबी मैकेनिज्म से बचना चाहते हो, ये देख के घबराहट होती गई बच्चों को, उसके लिए फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ दो HH दे के तो RCHO, फिर RCHO का पाई बॉन्ड तोड़ दो HH दे के, बन गया। मैकेनिज्म तो बेटा यही बताई होगी, आप चाहो तो देख लो। इतनी तेजी से विकास थोड़ा हो रहा है कि 3 दिन में मैकेनिज्म चेंज हो जाए। क्या समझ रखा है आप लोगों ने यार, इतना तेजी विकास हो रहा है इंडिया में। अब मान लीजिए एनहाइड्राइड हो, R1COO COR2, इसकी रिएक्शन अगर LiAlH4 से कराएं तो इसमें देखिए क्या होगा, H माइनस इस पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, रिवर्स अटैक से ये निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, R1CHO प्लस R2CO माइनस। भाई हम लोग स्टेप बचाने के लिए तो ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट इसका निकाल दिया, ये नहीं कि पहले अटैक कराया, पाई बॉन्ड तोड़ा, फिर रिवर्स अटैक से। टाइम बचाने के लिए ऐसा कर देते हैं, हो सकता है हमने ऐसे लिख दिया हो, अब मैं फिर लिख रहा हूं इसलिए ऐसे। अब क्या होगा, इस पर H माइनस का अटैक होगा तो क्या बन जाएगा, R1CHHO माइनस, और इस पर H माइनस का अटैक हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनेगा, O माइनस CO माइनस R2H, ये बन गया। ठीक, अब पानी डाला तो पानी डालने पर क्या मिला, R1CH2OH मिला कि नहीं मिला। इसमें पानी डालने पर क्या मिलेगा बताओ, OH हो जाएगा और एक कार्बन से 2 OH वाटर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, R2CHO, फिर इस पर H माइनस का अटैक होगा, फिर पानी का अटैक होगा तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, R2CH2OH। इसलिए इसका आंसर क्या लिखते हैं, R1CH2OH प्लस R2CH2OH। इतना बवाल ना कोई सीखना चाहता है, ना मौके पे कोई अप्लाई करेगा। ये तो थियोरेटिकल बातें हैं कि हम आपको समझा रहे हैं, आप नोट कर रहे हो। हाँ, इसको पढ़ने से एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट इज मच मच इंपॉर्टेंट टू पुट इन मेमोरी कि R1CH2OH R2CH2OH LAH से अगर रिडक्शन कराएंगे। ये तो पूरा एक्शन समझ में आ रहा होगा ना, मैकेनिज्म वाला एक्शन जो H माइनस के अटैक से, ये तो हम लोगों ने सीखा ही है, ग्रिग्नार्ड रीजन में सीखा था, फिर LAH में सीखा था। और अगर नहीं भी सीखना चाहते हो तो भैया फिर तो ये मानना ही पड़ेगा, अगर बिल्कुल नहीं सीखना है, अगर जिस तरह से हम सीखेंगे नहीं, हमको थोड़ा ट्रिक बता दीजिए। तो उसकी ट्रिक यही है बेटा कि आप ये वाला बॉन्ड HH दे के तोड़ दो, ये वाला बॉन्ड HH दे के तोड़ दो, क्या बना, R1CHO प्लस R2CHO, फिर उनका रिडक्शन करा दो, बन गया। एसिड डेरिवेटिव है, हमें यही बॉन्ड तोड़ना है, रिडक्शन है तो HH दे के तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ दो HH दे के। उसके बाद ईस्टर लिखते हैं, R1COOR2, इसका रिडक्शन LAX, ये तो मैंने बताया ही था आपको अगर ध्यान हो तो, मेरे ख्याल से थर्ड क्लास या थर्ड में शायद बताया था।
सेकंड में शायद बताया था, नहीं थर्ड में, तुम फोर्थ में तो वो चला है क्लीमेंसन वुल्फ किश्नर, ये थर्ड लेक्चर में हुआ था। LAH के साथ कैसे करोगे, H माइनस के अटैक से पाई बॉन्ड टूटा, रिवर्स अटैक से ये निकला, तो H माइनस के अटैक से क्या बन जाएगा, R1 CHO प्लस R2O माइनस, फिर फर्दर आप H माइनस का अटैक कराओगे तो बन जाएगा R1 CH2O माइनस और R2O माइनस, फिर इसको पानी से प्रोटॉन दे दोगे और डायरेक्ट आंसर लिखना तो क्या करोगे भैया, ये बॉन्ड तोड़ दो, ऐसे डेरिवेटिव है, CZ बॉन्ड तोड़ दो। जैसे हम बता रहे, अगर भाई इसे सीख लिया आप पढ़ाने लग जाओगे। इस तरह से लोग सीख के कहां कहां पढ़ा रहे हैं इंडिया में, अगर हम बुला लेना उन लोगों को तो आप हैरान कर जाओगे। ऐसे सीख सीख के लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया। हमने भी किसी से सीखा था, हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आप ऐसे सीख जाओगे बहुत जबरदस्त तरीके से, और किताबी तरीके से सीख भी नहीं पाओगे। HH दे के बॉन्ड तोड़ दिया, R1 CHO प्लस R2OH, फिर R1 CHO को फर्दर रिड्यूस कर दो, तो आंसर आ गया R1 CH2OH प्लस R2OH। और ये हमने थर्ड लेक्चर में LAH के साथ रिडक्शन आपको ईस्टर का बताया था, तभी तो डिभा वगैरह बताया था कि डिभा ले लेंगे तो रिएक्शन यहीं तक रुक जाएगी, है ना। यानी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, इसका रिडक्शन LAH से आ जाए, ट्राई करो इसका आंसर लिखने की। इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, 4 एसिड डेरिवेटिव में मैं देखो कितना जोर दे रहा हूं, वो जिस दिन आपको क्लियर हो गया ना, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव देख के बच्चा घबराता है, ईस्टर देख के बच्चा घबराता है। बच्चे घबराहट कहां होती है, ईस्टर देख के, अल्कोहल देख के घबराहट नहीं होती, एल्डिहाइड कीटोन देख के घबराहट कम होती है, ईस्टर देख अरे पगला ईस्टर आ गए। रियली बता रहे हैं, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा रहा है, 35 साल का अनुभव प्लस जब हम पढ़ते थे तब मेरे को कैसा लगता था, और इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। और एनहाइड्राइड तो भैया भूल ही जाओ, एनहाइड्राइड तो भैया माफ करिए। इसलिए एसिड डेरिवेटिव पे अगर पकड़ बन गई, और मुश्किल बिल्कुल नहीं है। सर आपके कहने से क्या होता है, मेरे कहने से ही होता है, अगर आप बात मान लोगे, नहीं मानोगे तो मेरे कहने से कुछ नहीं होता। तो आप इसमें क्या करोगे, HH दे के बॉन्ड तोड़ोगे, CHO एसिड डेरिवेटिव है, CZ बॉन्ड तोड़ना है, रिडक्शन है तो HH दे के तोड़ना है। कहां तक मैकेनिज्म लगाते रहे, है ना। और भी काम है मैकेनिज्म के सिवा, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, मैकेनिज्म ही थोड़ा लगा भैया। फिजिक्स पढ़नी, मैथ पढ़नी है, अरे कोई टेक्निक बताइए। HH दे के बॉन्ड तोड़ दिया, CHO, फिर CHO को रिड्यूस कर दिया। यहां पे देखो HH दे के बॉन्ड तोड़ो, HH दे के बॉन्ड तोड़ो, ये CHO, फिर उसको रिड्यूस कर दो। यहां देखो HH दे के बॉन्ड तोड़ो, ये CHO, फिर उसको तोड़ दो, CH2OH। आंसर लिख दीजिए। तो आंसर आ जाएगा CH2OH, ये CH2OH, ये क्या OH, और इधर भी OH, और इधर OH, यही आएगा। चेक करिए, या आपने HH दे के बॉन्ड तोड़ा तो ये CHO हो गया, तो CH2OH है, तो देखो CH2OH है कि नहीं। इसको आपने HH दे के बॉन्ड तोड़ा, ये CHO, तो देखो CH2OH है कि नहीं। इसको आपने HH दे के बॉन्ड तोड़ा, ये CH2OH, देखिए CH2OH, ये देखिए HH दे के बॉन्ड तोड़ा, CH2OH, ये देखिए CH2OH है। तो
ठीक है, घर में सजा के रख दिए, कितनी बोतलें अल्कोहल की? 4 है, 5 है? वैसे तो 4 होती तो गाना बन जाता। ठीक है, और सभी प्राइमरी अल्कोहल है, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल नहीं। देखिए, तो हमने देखा एसिड क्लोराइड का, देखा एनहाइड्राइड का, ईस्टर का, लेकिन अमाइड का रिडक्शन, अमाइड, अमाइड को इसलिए हम क्या बोलते हैं? एमाइडे, अमाइड, एमाइडे। ए सॉरी, ये तो ईस्टर लिख दिया मैंने। ये देखिए, ए माई दे, अमाइड। अमाइड का रिडक्शन जब एलएच से कराओगे, इसमें अलग तरीके से रिजल्ट है, और उसकी वजह भी है जो हम लोग ऐसे डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। इसका रिडक्शन बिल्कुल अलग तरीके से आपको याद रखना है, उस पैटर्न पे नहीं काम करेगा। इसमें क्या करना है? इसमें सीओ को CH2 में कन्वर्ट कर, अमाइड में सीओ को CH2 में कन्वर्ट कर दो, तो क्या बन गया? अमीन बन गया। ये अमीन है कि नहीं है? अमाइड का रिडक्शन कराया, ये देखिए रिडक्शन, ये देखिए रिडक्शन, अमाइड के रिडक्शन से अमीन बन जाएगा। रिडक्शन में डीएन है, अमाइड का डी, अमीन का एन, याद रहेगा। तो अमाइड के केस में पहले ऐसे कराओगे तो अमीन बन जाएगा, ओ पूरी तरह गायब हो जाएगा। ये नहीं कि आप सोचो कि हम एच एच दे के बॉन्ड तोड़ दें फिर R1CH2OH बना दें, तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब वो जो हमने पेज नंबर 6 पे शायद लिखा था, ये देखिए रिडक्शन। अब इसका आंसर क्या लिखोगे? R1NH CH2R2। अब आप वो पूरा लिटरेचर पढ़ लीजिए जो बिल्कुल शुरुआत में लिखाया था, जब नेट ऑफ था, जब वाईफाई ऑन नहीं था, जब वाइफ नहीं आई थी, तब देखिए कैसे। स्टार्टिंग में जो पूरा लिटरेचर लिखा है था उसके एक बार देखिए, अब समझ में आ जाएगा आपको। जरा निकालिए वो लिटरेचर, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो लिटरेचर लिखा था। लिखा था आपने? साफ साफ लिखा है, तो पढ़ेंगे, हम पढ़ पाएंगे, देखो। हाँ देखिए, व्हेन ए कीटॉक्सिम इज ट्रीटेड विद कॉन्क H2SO4 और PCl5 और विद सम अदर suitable reagent, a rearrangement occurs giving secondary amide as the product. This reaction is known as Beckmann rearrangement. फिर लिखा है secondary amide on hydrolysis gives carboxylic acid and a primary amine. अब समझ में सब आ रहा होगा। secondary amide on reduction with LAH gives secondary amine which on reaction with carbonyl compound। ये अभी पढ़ना है, आगे वाला भी पढ़ा कहाँ है? यहां तक क्लियर हो गया? अब वो क्वेश्चन ले लेते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट पर। एक कीटॉक्सिम A CXHYNZO NO on treatment with
conc H2SO4 gives B, which on hydrolysis gives and identify the structure of A and calculate the sum of X, Y, and Z, where Z is du of A. एक कीटॉक्सिन है जिसका फार्मूला है CXHYNO. On treatment with conc H2SO4 gives B, which on hydrolysis gives फलाना एंड ढिकाना, प्राइमरी एमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. आपको ए का स्ट्रक्चर तय करना है और एक्स वाई जेड का सम बताना है, जबकि जेड क्या है, ए का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या ए का डी. R1CR2 डबल बॉन्ड NOH, ये A है, इसको conc H2SO4 के साथ किया तो R1NHCOR2 ये B हो गया, और इसका कराया हाइड्रोलिसिस तो बन गया R1NH2 प्लस COH R2. ये हम लोग को मालूम है इक्वेशन. ये सभी को क्लियर है? क्या आपने ऑक्सिम ऐसे मान लिया? R1 R2 कुछ भी हो सकते हैं, पता नहीं R1 क्या R2 क्या मालूम ही नहीं है, तो R1NHCOR2 बन जाएगा. ये इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए. हाइड्रोलिसिस से R1 का NH2, R2 का COH. अब ये दोनों प्रोडक्ट दे रखे हैं तो R1 R2 पता लग जाएंगे. तो यही तो आपने सीखा है ऑक्सिम में, कीटॉक्सिम के बैकमैन रीअरेंजमेंट से. तो ए है कीटॉक्सिम बैकमैन रीअरेंजमेंट, ये हो गया बैकमैन रीअरेंजमेंट, और ये हो गया 2 डिग्री अमाइड, ये हो गया प्राइमरी
अमीन, और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्राइमरी अमीन देखिए कौन सा दे रखा है, ये हो गया। तो R1NH2 R1 पता लग गया। और R2 देखिए क्या है, ये R2 हो गया। तो R2 और OH एक दूसरे के सिन पे होंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये R2 है, R2C, ये R2C, R1 डबल बॉन्ड N OH, तो R2 के सिन पर तो होगा और R1 के एंटी पर होगा। R1 क्या हो जाएगा देखो, R1 हो जाएगा R1NH होना है, ये होगा देखिए, बताइए। ये हो जाएगा, एक ही नहीं हो जाएगा, इस पूरे के साथ है कि यहां से NH लगेगा, क्योंकि इस वाले से बगल में है, इसके बगल में ही तो है। तो हमने इतने कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड क्यों दिए, सिंपल दे रहे तो कोई भी कर लेता, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड दिए, R1NH2 और R2COH। आंसर बता रहे। तो इसमें ये ए का स्ट्रक्चर हो गया भाई, सबको क्लियर है। तो बताइए एक्स कितना है, कार्बन कितने हैं, कार्बन है 6, 4 10, 4 14, 14 6 20, 20 3 23, 23 3 26, 2 28, 1 29। और H गिनने हैं तो पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देख लो, DU कितना है, DU है 4 5 6 7 8 9 4 13, तो DU 13 है। अब DU 13 है तो फार्मूला देखिए कैसे लिखेंगे, CX, मतलब C कितने हैं 29, और NH को 0 मानते हैं, तो 29 दूनी 58 2 60, 29 दूनी 58 2 60 माइनस 26, 13 दूनी 26, और NO लिखेंगे, लेकिन NH को 0 मानते हैं तो एक H इसको देना पड़ेगा, वही H तो उसको देंगे हम लोग। भाई अगर मान लो ये फार्मूला आएगा तो एक H इसको बढ़ा के देना पड़ेगा, यानी इसमें से 25 कर दें, ये आ जाएगा। एक H देना पड़ेगा ना इसको, वही H तो आप N को दोगे तभी तो एडजस्ट होगा वो। तो क्या फार्मूला आ गया, C29H35 NO, क्योंकि अब आप एक H उसको दोगे तो 34 हो जाएगा। अब उसका DU निकाल लो, C29 है 34 का, DU 13 आ जाएगा। नहीं तो H गिन लो, किसी को ऐसे कठिन लग रहा हो तो H को गिनेगा, 2 2 4 2 6, अरे गिन लो यार, आपकी मर्जी है। तो Y कितना आ गया 35। इसी में गलती हो सकती है आप लोगों से, Y में। और Z क्या है 13। अब तीनों का सम निकालना है तो आंसर, तो 34 और 30 हो गया 64 और 13 77, 77 लिखा भी देखो 77।
इसका आंसर हो गया 77। चेक कर लीजिए आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है। एक स्ट्रक्चर क्लियर है। अब आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड ये है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सेकेंडरी अमीन के साथ, सेकेंडरी अमीन के साथ। मैकेनिज्म लिखते हुए हम फाइनल पार्ट पे पहुंचेंगे, फिर आपको ट्रिक बताएंगे। पहले मैकेनिज्म देख लीजिए क्योंकि आसान मैकेनिज्म है, समझ लोगे आप इजीली। आपको पिछले टर्म पे बताया था HNU टाइप का न्यूक्लियोफाइल होगा तो H प्लस कैटलिस्ट के तौर पे लेंगे, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो बनाइए इससे जो यहां पर रिजल्ट आएगा। ये याद आया कि नहीं? कार्बोनिल कंपाउंड पर HNU टाइप के रिएजेंट का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, H प्लस इन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जिससे कार्बन पे प्लस आएगा, ये अटैक करेगा। तो लिखेंगे CH3 CH2 C CH3 OH, यहां क्या लग गया NH और R इस पे प्लस होगा। इसके आगे का स्टेप अब आप बताओ, पिछले टर्न पे आपने मैकेनिज्म सीखी थी HNU टाइप के रिएक्शन की। अब क्या करोगे, इसमें से H प्लस निकाल देंगे, निकालिए इसमें से H प्लस। N से जुड़ा H प्रोटॉन के रूप में, यही RDS है बेटा, यही स्लो स्टेप है। अब इसमें से H प्लस निकालिए, मैकेनिज्म तभी नोट करिए जब आपको उसमें इंटरेस्ट हो और आप घर जाके उसको रिवाइज करते हो, अदरवाइज नोट ना करिए। केवल नोट करने से कोई भला नहीं होना जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे उस पर। हम आपको वही मैकेनिज्म बताते हैं जो आसान हो और यूजफुल हो। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें से H प्लस निकाल दीजिए, CH3 CH2 C CH3 OH NR2। अब फिर इस पर H प्लस का अटैक होगा। मैंने बताया था एक तरह का ये अल्कोहल है, अगर इस एन पे अटैक कराओगे पीछे पहुंच जाओगे। हम लोग को आगे बढ़ना है, तो H प्लस का अटैक कराया, फिर वाटर निकालेंगे कि नहीं बताओ? H प्लस का अटैक कराने पे वाटर ही निकालेंगे और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 कार्बोकैटायन बना। क्या ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा? CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड N प्लस RR, इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है? सेकेंड वाला, क्योंकि बॉन्ड्स ज्यादा हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब हमें कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टी पता है, अपने में से क्या निकाल सकता है, H प्लस। अब H प्लस जिस कार्बन पे प्लस है उसके बगल वाले से निकलेगा, तो पहले हम लोग नाइट्रोजन को देखेंगे, बेटा तुम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यार तुम में से H प्लस निकलना ज्यादा आसान है, तुम्हारे पास H है, अगर मेरे पास तो H ही नहीं है। याद करो पिछले टर्न पे H था, है ना? वो NH2 जेट टाइप के रिएजेंट थे, उसके बाद पहले से दो H थे, अब पहले से तो एक ही H था। तो क्या कहा N, क्या भाई मेरे पास नहीं, अब कहीं और जाओ। कहेगा ठीक है तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। अब आप बताइए किसमें से H प्लस निकाले, आपने सीखा ये बात, ऊपर वाले से जिससे मोर स्टेबल एल्कीन बने होंगे। तो बस मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट ये हो गया कि नहीं हो गया?
भाई कार्बोकेटाइन में से H+ निकाल दिया, H+ निकाल दिया तो एल्कीन बन गई। और देखा जाए तो ये क्या है, एल्कीन और अमीन, एल्कीन का ईन, तो इसका नाम क्या हो गया, इन अमीन, इनामीन, इनामीना डीका, इनामीन बन गया। जैसे आपने इनॉल सुना है, इनॉल, ऐसे ये क्या होगा, इन अमीन। हाँ नहीं, वो तो H+ तो मीडियम हमने ले रखा है ना, H+ यूज हुआ, निकल गया, फिर अटैक किया उसने। H+ तो सिस्टम में है ही, वो खत्म थोड़ा ना हो गया है। हम एसिड मीडियम में तो रिएक्शन करा रहे हैं। क्या क्यों नहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट करता ही है ना बेटा। हम इक्विलिब्रियम की चर्चा थोड़ा ना कर रहे हैं, हमें तो प्राइड की चर्चा करनी है। देखो, हम किसी भी रिएक्शन में केवल उतने ही एस्पेक्ट की चर्चा करते हैं जो हम लोग के लिए जरूरी है। होता तो बहुत कुछ है, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन हम तो यही समझ रहे हैं आप पढ़ रहे हो, और लोग भी यही समझ रहे होंगे। ऐसे मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन आप तो ये लग रहा है हम पढ़ा रहे हैं। तो मेजर काम तो हम पढ़ा ही रहे हैं, मेजर काम आप पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री इज रिलेटेड विद लाइफ, जिसने इस चीज को समझ लिया आसान लगेगा। अरे यार, इसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं, बाकी चीजों में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं। क्लियर है? इतनी सी बात करनी, हम जिस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं हम उसको सीख रहे हैं बस। वो एसी में इंटरेस्टेड थे, देखिए उनके दिमाग में ठंड चल रही थी। रिएक्शन है ना बेटा, हमारे बॉडी में भी केमिकल रिएक्शन ही तो हुई, बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं ना एसी। भाई सारा केमिकल लोचा है कि नहीं बताइए जीवन में, इतना तो पता ही होगा। तो क्या बन गया, इनामीन। अब इस इनामीन को बनाने के लिए बच्चे सोचेंगे सर क्या इतना सब करना पड़ेगा, सर कोई ट्रिक बताइए। ये लीजिए ट्रिक, आपके पास ये कीटोन था और आपके पास ये सेकेंडरी अमीन थी और मीडियम में H+ था। प्रोडक्ट लिखना है सर, जल्दी लिखना है, ट्रिक समझ लीजिए। इसका इनॉल बना लो, अल्फा वाले H को, उस अल्फा H को O के पास ले जाओ जिससे इन ज्यादा स्टेबल हो जाए, उस अल्फा H को O के पास ले जाओ जिससे इन ज्यादा स्टेबल हो जाए। इसका वो इनॉल बना लो जो ज्यादा स्टेबल हो, और वो सेकेंडरी अमीन दोबारा लिखो। बेटा तुम दोबारा आ जाओ जरा, तो अभी तक क्या कर रहे थे, तुम्हारे लिए सेटिंग कर रहे थे। सेटिंग कौन सी की, पानी तो निकालना है, इससे सरल बताइए क्या हो। आपके पास कीटोन आया, आपने अल्फा कार्बन के H को देखा, तो टाटोमरिज्म आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो टाटोमर उसका बना दिया। वास्तव में टाटोमरिज्म पढ़ लोगे तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन नहीं भी पढ़ी है टाटोमरिज्म मान लो, तो क्या करेंगे, उस अल्फा H को O के पास भेज दो जिस अल्फा H के निकलने से इन ज्यादा स्टेबल हो। और इन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हो, हाइपर कंजुगेशन से। भाई इसका अल्फा चाहिए और एल्कीन का अल्फा चाहिए, ये तो होता ही है। वाटर निकाल दीजिए। NH2Z में क्या था, N के पास पहले से ही 2 H थे, तो कार्बोनिल कंपाउंड का उसने O देखा, वाटर निकाल दिया। यहां उसने देखा यार मेरे पास तो एक ही H है, यार कैसे वाटर निकलेगा, जुगाड़ करो कुछ। ठीक है मंगवा रहे हैं मेरे बदल से H को, आए अब निकालो वाटर बेटा। तो क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CCH3 N। तभी हमने आपको पहले मैकेनिज्म बताई थी। अब प्रोडक्ट लिख रहे हैं, अब आपको बिल्कुल यकीन हो रहा होगा हाँ यार यही बनेगा। अगर पहले हम प्रोडक्ट बताते, आपकी मानसिकता बदल जाती। बस यही देखना होता है टीचर को कि कौन सी चीज कब बतानी है। अब आप इसको बहुत आसानी से ग्रेस्प कर लो कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड की सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन आएगी, ये रिएक्शन कई बार पूछी गई है जेई मेंस में,
इनामीन के फॉर्मेशन की रिएक्शन, हम ही नहीं करें, यही वाली इनामीन के फॉर्मेशन की रिएक्शन, इसका नाम क्या है? इनामीन। समझ में आ गया तरीका इनामीन बनाने का? कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन सेकेंडरी अमीन के साथ एसिडिक मीडियम में। अब आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अगर लिख लिया हो तो। ये हमने लिखा 2-मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, और ये कैसा लिखा हमने? ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? क्योंकि हमने इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दिया ना बेटा, ये चिराल कार्बन तो है, तो आर या एस कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दिया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं पेपरिडीन से, इसका नाम है पेपरिडीन। और किसकी प्रेजेंस में? पैराटॉल्वीन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में। इसका नाम क्या है? पैराटॉल्वीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम है पैराटॉल्वीन सल्फोनिक एसिड। नाम समझ में आ रहा है इसका? नाम सुन के लग रहा है हाँ इसी का नाम है, ये तो नहीं लग रहा किसी और का नाम है? पैराटॉल्वीन सल्फोनिक एसिड। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं पीटीएस। ये हमने नहीं बनाया, इंटरनेशनल सिंबल है ये पीटीएस, इंटरनेशनल एब्रीविएशन बोलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीटीएस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? पैराटॉल्वीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीटीएस का फुल फॉर्म, तो पीटीएस लिख के आएगा एग्जाम में, पैराटॉल्वीन सल्फोनिक एसिड। आपको क्या सर इसका क्या रोल है? बताओ इसका क्या रोल है? H+। ये क्यों लिखा है इतना बड़ा? बच्चे को डराने के लिए। H+ लिख देते, इसको देख के स्टूडेंट घबरा जाता है, लेकिन जिसने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, अरे ये तो H+ का कोर्स है। ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? सेकेंडरी अमीन। तो कीटोन की सेकेंडरी अमीन के साथ H+ की प्रेजेंस में क्या बनेगा? इनामीन। कैसे बनेगा? पहले उसका इनॉल बनाओ। कहां से HO के पास भेजें? ऊपर से कि नीचे से? ऊपर वाले को H को यहां भेजें, तभी तो इन ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये आपको मैंने टेक्निक बताई है प्रोडक्ट को जल्दी लिखने की। क्या प्रोडक्ट में चिराल कार्बन बचेगा? नहीं। किसी जमाने में चिराल था, सेकेंडरी अमीन आई, साथ में एसिड लाई, आओ तुम्हारी ऑप्टिकल एक्टिविटी निपटा दे। बहुत ऑप्टिकली एक्टिव बनते हो हैं। तो सेकेंडरी अमीन ने क्या किया इसके साथ? वो आपको पता है क्या किया? और उससे क्या हुआ? क्या बेड़ा गर्क। कौन सा बेड़ा गर्क? उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी विनष्ट हो गई। तुम्हारे आने से मेरी चिरालिटी खत्म हो गई, ये कहेगा। क्या बन गया? इनामीन। इनामीन, इनामीन बन गया। फैट सही बनाया है? आप भी चेक कर लो। तो दोबारा समझाने की नीड तो नहीं है? है नीड? क्लियर? भाई यहां से अल्फा वाला H O के पास भेजा, अगर अल्फा H नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी।
ये भी समझ लेना। अब ये मत कहना कि काश अल्फा ना होता ना, रिएक्शन इतना पढ़ना ना पड़ता। अब इनामीन बन गया। अब इनामीन जो बना है उसको देखिएगा ध्यान से, इसी वाले इनामीन को मैं लिख रहा हूं। इसमें एन के पास लोन पेयर है, बताइए। एन के पास लोन पेयर है, क्या वो लोन पेयर रिजोनेंस में डिलोकलाइज होगा? क्या वो लोन पेयर रिजोनेंस के द्वारा डिलोकलाइज होगा? ये जो लोन पेयर है ये रिजोनेंस के द्वारा डिलोकलाइज होगा, तो कार्बन पे माइनस पहुंचेगा। तो कार्बन पे माइनस पहुंचेगा तो मान लो आपने इसके साथ एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन करा दी। अब इस पे पहुंचा माइनस चार्ज, एन के लोन पेयर के रेजोनेंस से यहां माइनस पहुंचा, यहां प्लस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। माइनस आते ही कार्बन पे माइनस आ गया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक पावर आ गई। अरे कार्बन पे माइनस, अनस्टेबल होगा तभी तो कुछ करेगा। कार्बन पे माइनस आया तो न्यूक्लियोफिलिक पावर आ गई, तो पावर आ गई तो अटैक करके क्या करेगा? क्लोराइड निकाल देगा। ये आपने बिल्कुल पहले दिन सीखा था जब हम कार्बोनिल कंपाउंड का टॉपिक स्टार्ट किए थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कुछ ध्यान है? तो एन के लोन पेयर के रेजोनेंस से यहां जो माइनस आया उसने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्लोराइड को निकाल दिया। तो बनाइए इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपने न्यूक्लियोफिलिक अटैक सीखा है, ग्रिग्नार्ड सीखा था, वहीं से मैंने स्टार्ट ही किया था टॉपिक कार्बन कंपाउंड का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। इसके रेस्पेक्ट में क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो है। कोई चला गया कोई आ गया। अरे क्या आपने ये रिएक्शन नहीं पढ़ी कि अगर हम साइनाइड से इसकी रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? क्या ये नहीं पढ़ा? मान लो इस तरह आ जाए क्वेश्चन, ये तो आपको बहुत सारा लग रहा है। अटैक किया, क्लोराइड निकला, तो क्या बन गया? आरसीएन। यही रिएक्शन वास्तव में SN2 है, जिसको हम लोगों ने कोशिश करनी है कि मंडे से पहले पहले कवर कर लें SN2 टॉपिक। अब SN2 क्यों बोलते हैं वो सब पढ़ने पर क्लियर होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये। SN2 का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको पढ़ना है। लेकिन आइडिया हम आपको दे चुके हैं इसका। SN2 तो टेक्निकल वर्ड है, कई बार टेक्निकल वर्ड नहीं पता होता, लेकिन हमें आइडिया होता है ऐसे होगा। यहां पर न्यूक्लियोफाइल थोड़ा बड़ा सा है तो वही प्रोसेस। एन के लोन पेयर के रेजोनेंस से जहां माइनस आएगा, वो माइनस इस पर अटैक करके बॉन्ड तोड़ेगा, तो क्या लिखेंगे प्रोडक्ट? बताइए। यहां Me लगा हुआ है, R लग गया, क्यों? ये डबल बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं, और N पे प्लस आएगा, और इस प्लस को सेटिस्फाइड कौन करेगा? Cl माइनस। ये सॉल्ट बन गया। ये सॉल्ट बना कि नहीं बना? बिल्कुल सिंपल चीज है, बस पता हो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्लोराइड निकालना है। अब एक टर्म आएगा हाइड्रोलिसिस, उसको समझ लीजिए। RCN का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, RCN का, अगर हम लोग RCN का हाइड्रोलिसिस कराएं तो CN बॉन्ड को हम लोग पानी से ब्रेक करेंगे, तो RCO
OH और अमोनिया। अगर इसका हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कराएं तो क्या होगा, अगर इसका हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में कराएं तो क्या होगा। एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो ये जो अमोनिया बनी है, अमोनिया कहेगी मैं H+ से रिएक्शन करूंगी, एसिड कहेगा हाँ तुम कर लो, हम तो वैसे ही एसिड है, तुम्हारे लिए तो मंगवाएंगे, करो तुम रिएक्शन। तो RCOH प्लस अमोनियम आयन, इसमें क्या OH आया, अमोनिया कहेगा अब तुम करो, मैं तो बेस हूं, मेरा OH से आयन से क्या काम। RCO माइनस बन जाएगा, साथ में अमोनिया। आया समझ में कि नहीं। बाकी H+ और OH आयन का जो मैकेनिस्टिक रोल है, जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लेकिन इतनी गहराई तक बच्चे न सीख पाते हैं, न पढ़ते हैं, न जरूरत होती है, तो टेक्निक से काम चल जाता है। इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, जो चीज बताई जाए, जिस पैटर्न पे बताई जाए वैसे ही सीखना है, भयंकर लाभ होगा। अगर आप थ्योरेटिकल वे में चलोगे, नहीं सर मैकेनिज्म बता दीजिए, समझा दीजिए, आपका ही नुकसान है उसमें, हमें कोई दिक्कत नहीं समझाने में, हमको तो समझाने में मजा आता है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आपको हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस पता हो। OHH OHH OHH, भाई इसको OHH OHH OHH, एक कार्बन के साथ 3 OH वाटर निकाल दिए तो बनेगा। फिर मीडियम में अगर H+ होगा तो ये रिएक्शन कर जाएगा, OH आयन होगा तो ये कर जाएगा, तो ये आपस में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम में जब भी हाइड्रोलिसिस आएगा, या तो एसिडिक मीडियम लिखा होगा या एल्कलाइन मीडियम लिखा होगा। ऐसा वहां भी होगा, जो हमने एक बड़ा सा एग्जाम्पल लिया था एसिड डेरिवेटिव्स का, अभी मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा, 1 घंटा हुआ होगा, बड़ा सा एग्जाम्पल था एसिड क्लोराइड, एनाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड, उसमें हाइड्रोलिसिस हमने एसिडिक मीडियम में लिया था, तो वहां एल्कलाइन मीडियम में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इसका हाइड्रोलिसिस करा लोगे, इसका हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में मान लो करा रहे हैं, तो ये CN बॉन्ड को तोड़ोगे, C को क्या दोगे, OH, इस प्लस की वजह से मत इसको प्लस पोल समझ लेना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पे तय करना, कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव तो कार्बन को दोगे OH, इसको दोगे H, OH OH दोगे तो क्या बन जाएगा, ये कीटोन। ये बनेगा, और प्लस ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब वो सेंटेंस पढ़िए जो शुरुआत में लिखाया था, जहां पे हमने छोड़ दिया था पढ़ना, बिल्कुल शुरुआत में थ्योरेटिकल सेंटेंस एक लिखाया था, याद ही नहीं होगा कब शुरू आपके क्लास की हुई थी, दिमाग बिल्कुल पक गया होगा आप लोग, सुबह से हो गई शाम, पढ़ने पे न लगी लगाम, दिमाग हो गया तमाम काम तमाम, भूलते नहीं हो, आपके पढ़ने के अप्रोच में त्रुटि है। आप इस चीज को रियलाइज, जब तक ही रियलाइज नहीं करोगे कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हम उसको अहंकार से नहीं कह रहे, हम समझाने के लिए कह रहे हैं। जैसे ही आपने टीचर की बात को सही मान लिया, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। आपने अपने पेरेंट को सही मान लिया, आपका जीना आसान है। पेरेंट को अरे आपको क्या पता आजकल क्या होता है, आप मम्मी को समझते भी हो क्या है, तो कितनी पढ़ना पड़ता है हम लोग को। अरे पापा आपका जमाना और था, हमारा जमाना अब और है, आपके जमाने में मोबाइल था। हम लोग अपने पेरेंट्स को सुपरसीड करते हैं, दुखी रहते हैं। वही पेरेंट की बात को सुनो समझो, जो अच्छा लगे मान लो, खराब लगे ना मानो, उनको टोको तो नहीं, उनको डांटो नहीं ना, उन पर गुस्सा ना करो। वही तो है जो आपको इस दुनिया में लेके आए, यही तो दुख है। क्लियर है बेटा। तो
तो इसलिए मानना शुरू करोगे, सही बताया, जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। हाँ, जो ना अच्छा लगे ना मानो। अब जैसे ये अच्छा नहीं लग रहा ना मानो, क्या होगा, फेल हो जाएंगे। तो फेल होने की हिम्मत रखो, फेल होने पर रो नहीं, तो फेल होना भी गुनाह नहीं है। हमारे 11th में 3 नंबर आए थे मैथ्स में, बहुत नाचे थे हम। कारण क्या था 3 नंबर आने के? हम पेपर दे रहे थे, हमको पूरा पेपर आता था। अब सारे स्टूडेंट जो थे मेरे पास आ गए, निर्मल निर्मल अरे हमको बताओ, नकल बहुत चलती थी ना। हमने कहा भाड़ में क्या पेपर, हम जा रहे हैं। हमने इसी बोल दिया। 3 नंबर दिए टीचर ने, ठीक कोई बात नहीं, नंबर क्या होता है भाई, 11th की अहमियत ही नहीं होती, 12th की अहमियत। 12th का जब बोर्ड का एग्जाम था, 3 महीने पहले मैंने पापा से कहा हमें एग्जाम नहीं देना। कहने लगे बेटा तुम एग्जाम दे दो, भले तुम्हारे नंबर कम आए, तुम बस दे दो पेपर। उनके कहने पर हमने दे दिया। मतलब मेरा मूड बिल्कुल ऐसा समझ गया था मेरे को कि हमें पढ़ाई छोड़नी है, बंद करना है, ऐसे ही बस। आपको लग रहा हो कोई कारण होगा जो, आदमी यही सोचता है, औरतें भी यही सोचती हैं। कारण होते हैं, लेकिन वो कारण हम एक्सप्लेन थोड़ा ना करेंगे यहाँ, हम एक बता रहे हैं बात। पेपर दिया, पापा कहने में उनकी बात मान ली, 76% नंबर आ गए। फिर उसके बाद अपने आप प्रोसेस चल पड़ा, फिर पीसीएम की तैयारी की, आईटी वाईटी सब चलता है। तो पापा ना मानते तो शायद दुकान खोल लेते। तो आपको मानना है, और टीचर की बात को तो मानना ही मानना है। इवन आपके पेरेंट्स से भी हम बात करेंगे, वो कहेंगे आप रहे मार सकते हैं बेटे, तुम्हारी पूरी छूट है आपको। यही कहते हैं गार्जियन आके, तो उनको पता है कि टीचर से पढ़ लेगा बच्चा तो बन जाएगा कुछ। इसलिए नहीं कि आप खराब हो, आपकी उम्र है इस तरह की कि आप नहीं मानोगे, इसलिए बार बार बताना पड़ता है बेटा मानो मानो मानो, कभी तो मानोगे। तो ये क्या बन गया, कीटोन। और कौन, आप पूरा सेंटेंस को पढ़िए, याद आया कब लिखाया था? मुश्किल से हुए होंगे 12 भाग दो, 8-9 हज़ार सेकंड हुए होंगे। पढ़ो ना तुम। जो लिखाया था बिल्कुल शुरुआत में, उस समय आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, अब आप देखो क्या आंखें खुली। यही बस देखना होता है, क्या अब हमारे अंदर चेतना आई, क्या जागृति आई, क्या हमने कुछ सीखा, बस ये सीखना होता है, समझना होता है। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन सेकेंडरी अमीन से कराओगे तो इनामीन बनेगा, इनामीन का हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो कार्बोनिल कंपाउंड का हायर डेरिवेटिव बन जाएगा। नहीं, बीच में एल्किल हैलाइड भी आया था, पूरा सेंटेंस हमने नहीं बोला, आप पढ़ लीजिए उसको। अब जरा देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास ये कीटोन है, और इसकी रिएक्शन मैंने आपसे कहा कि सेकेंडरी अमीन से कराई पीटीएस की प्रेजेंस में, उसके बाद हमने CH3Cl से कराया, उसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस किया, ए बना दिया। फिर ए की रिएक्शन हमने करा दी, एक सेकेंडरी अमीन लिया, H+ लिया, फिर हमने CH3CH2 Br से करा दिया, और फिर हाइड्रोलिसिस करा दिया तो बी बन गया। तो आपको बी का स्ट्रक्चर लिखना है।
अगर हम लोग पूरा प्रोसेस देखें तो इसमें सबसे पहले बनेगा ये कंपाउंड फर्स्ट से, उसके बाद ये बनेगा सेकंड से, और उसके बाद जो थर्ड है उससे बन जाएगा, ये बनेगा, ये कंपाउंड ए हो गया। यही आपको डायरेक्ट लिखने की आदत डालनी है, इसको देख के बस ये आप डायरेक्ट लिख पाओ, इतना सब एग्जाम में जरूरत ही नहीं पड़ेगी लिखने की अगर ऐसे पूछेगा, क्योंकि इस प्रोसेस का मकसद यही है कि हम कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा एच की जगह एल्किल ला सकें। इस प्रोसेस को जब डेवलप किया गया जिसके पीछे सोच यही थी, तो बस आपको एल्किल देखना है वाले, ऐसे यहां तुरंत लिख लोगे। क्या आएगा आंसर? CH3 CH2 CH3। अब जिसको पता होगा देखिए उसके लिए 1 मिनट का भी सवाल नहीं है। तो ये आपने सीखा था, हमें उस अल्फा एच की जगह एल्किल लाना है जिस अल्फा एच के हटने से इनॉल ज्यादा स्टेबल बने। हमें यही वाला एच हटाना है, क्यों? ये वाला एच नहीं हटाना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, हमने मैकेनिज्म से क्लियर किया था। ये मत कहना सर यहाँ तो क्राउडिंग है, ये है वो है, वो सब बातें मैकेनिज्म में कवर हो गई हैं कि ये एच क्यों हटा रहे हैं, और नहीं समझना है तो फिर याद कर लो, समझा मैंने दिया ये। तो मैंने आपको एक शीट भेजी है PDF की फॉर्म में, ग्रुप में असाइनमेंट एक भेजा है। क्या मोबाइल से एलर्जी है? नजर आ गया असाइनमेंट? उस पे क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर बताइए क्या आएगा। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम NaBH4 से कराते हैं तो क्या बनता है? LiAlH4 की तरह, यही तो बनेगा, क्यों? क्योंकि BH4 किसका सोर्स है? BH4 इज द सोर्स ऑफ H माइनस, तो H माइनस के अटैक से ये बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बन जाएगा? R1R2 CHO माइनस। अब बाद में हमें पानी इसको देना ही पड़ता है, तो पानी इसको प्रोटॉन पकड़ा देता है। तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो प्राइमरी अमीन है वो एक बेस है, और अगर आप इसको HCl के साथ ट्रीट करोगे तो HCl को ये छोड़ेगी नहीं, है ना? HCl जब इसके पास आएगा तो कहेगा मैं बेस हूं, HCl कहेगा बेबी को बेस पसंद है। HCl एसिड है ना, एसिड को बेस पसंद है, तो केमिस्ट्री के भी अपने गाने बने हुए हैं, एसिड को बेस पसंद है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा पहले क्वेश्चन का? बी पार्ट आएगा, ए नहीं आएगा, मतलब सी नहीं आएगा, क्योंकि हमें प्राइमरी अमीन पे आंच नहीं आने देनी है। ये क्वेश्चन है पहला कि हमें इससे क्या बनाना है,
इससे हमें ये बनाना है। तो हम यहां पे अगर वुल्फ किश्नर यूज करेंगे तो सही है, लेकिन अगर आपने क्लीमेंसन यूज किया, क्लीमेंसन रिडक्शन यूज किया, तो क्या बन जाएगा? NH3 प्लस Cl माइनस ये। और अगर आपने NaBH4 यूज कर लिया, ये तो NH2 ही रहेगा और ये OH में कन्वर्ट हो। हमें चाहिए क्या? तो समझ में आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर सेकंड पार्ट आ जाएगा, NH2 OH माइनस। मतलब पहले हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनाएंगे, फिर बेस के साथ हीट कर देंगे। ना इन्होंने हाइड्रोजन एक्सिस में लिखा है, ना OHN के साथ हीट लिखा है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपको बी पार्ट समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन में HBr परऑक्साइड का रोल पता है आपको? मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन कईयों को मालूम होगा। जब एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जब हम प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ कराएं CCl4 में, तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है नेगेटिव पार्ट हम उस कार्बन को दें जिसके पास कम H हो। ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। और अगर हम लोग प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ कराएंगे परऑक्साइड की प्रेजेंस में, और जनरली परऑक्साइड कौन सा लेते हैं? ये डाई बेंजोइल परऑक्साइड लेते हैं, तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है। ये हम लोग को पढ़ना है, ये टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इतनी फेमस रिएक्शन है कि लगभग सबको पता होता है ये कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगना है। तो आप इसमें बना दोगे RCH2CH2Br, ये बन जाएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो पढ़ना है हम लोग को, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगी। तो अब आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट लिख सकते हैं। ए पार्ट में रिंग एक्सपेंशन करा दिया है ना? ये देखिए 4 की साइकिल है, डबल बॉन्ड CH2 लिखा है। अब इसकी रिएक्शन किससे है? HBr परऑक्साइड से। ध्यान रहे इसमें कोई रीअरेंजमेंट का चक्कर नहीं है परऑक्साइड इफेक्ट में। ये इतनी आसान रिएक्शन है कि कोई झंझट ही नहीं रीअरेंजमेंट का। तो CH2Br बना लीजिए। फिर इसकी रिएक्शन किससे? मैग्नीशियम ईथर से। तो मैग्नीशियम ईथर में क्या हो जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, और ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन CO2 से। और फिर हाइड्रोलिसिस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। आंसर आ जाएगा। थर्ड में बताइए क्या आएगा? थर्ड का आंसर क्या आएगा? HBr परऑक्साइड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप अवॉइड करिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है मेन क्लास में। ये हमने इस बेसिस पे ले लिया कि आप 12वीं पास हो तो ये तो शायद आता ही होगा HBr परऑक्साइड। मार्कोनिकॉफ रूल बहुत पसंद है 12वीं के बच्चों को, फिर उनकी आंटी का रूल तो और पसंद होगा, आंटी मार्कोनिकॉफ रूल। लगा दिया रूल। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, ईस्टर का डिब्बा से क्या आएगा? डी पार्ट आ जाएगा। फोर्थ हमने साइनाइड की ग्रेनाडियन रिएक्शन आपको पढ़ाई थी। तो थर्ड क्वेश्चन में ईस्टर दिया है, तो ईस्टर की रिएक्शन जब डाई आइसोब्यूटिल
एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं, तो क्या बनता है? R1CHO प्लस R2OH। ये हमने डिबा का पूरा फॉर्मूला लिख दिया, डिबाल एच का। बताइए डिबा के एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं? डिबा के एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं? 8। डाई आइसोब्यूटिल, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। उसका फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटिल। जैसे पूछ सकते हैं कि बताइए डिबाल एच में आयोडीन कितने हैं? उसकी स्पेलिंग में आई दिख रहा है, कंपाउंड थोड़ा आयोडीन है। कहते बोरान कितने हैं? उसकी स्पेलिंग में बी दिख रहा है, ड्यूटीरियम दिख रहा है। हाँ एल्युमिनियम है। तो डिबाल एच के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं? कोई दिखेगा, स्पेलिंग में तो एक ही एच है। कितने हाइड्रोजन है? अरे ब्यूटिल है, ब्यूटिल में 9 होते हैं, 18 हो गए। अरे आइसोब्यूटिल है ना, तो ब्यूटिल में 9 एच तो होते हैं, C4H9। नॉर्मल बच्चा तो गिनेगा, स्मार्ट बच्चा क्या है? डाई आइसोब्यूटिल। अरे ब्यूटिल है तो 9, 9 दूनी 18, डाई है। तो जितना स्मार्ट हो गए मेंस का पेपर जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आओगे पेपर बहुत लंबा था, क्वेश्चन छूट ही गया, आता तो पूरा था। तो स्पीड आपको बढ़ानी है। स्पीड कब बढ़ेगी? जब आप प्रैक्टिस खूब करोगे। और प्रैक्टिस करने के लिए अगर क्वेश्चंस ना हो तो जो पहले पढ़ चुके हो उसी को दोबारा करो। अगर आपके पास क्वेश्चंस की कमी है तो जो आपके पास असाइनमेंट्स है आज से 2 महीने पहले जो मिला हो, 1 महीने पहले मिला हो, 20 दिन पहले मिला हो, उनको दोबारा करिए। टेस्ट पेपर दोबारा करिए, लेकिन क्रम से नहीं। जैसे पेपर उठाया कोई भी रैंडमली क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, दूसरा पेपर उठाया कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में आप डेली बेसिस पे 3-4 घंटे पुराने क्वेश्चन लगाओ। अगर आपको नए क्वेश्चंस का जो प्रोडक्शन है नहीं हो रहा है, नए क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे हैं, जितना समय मिले, प्लस समर्पित होना है आपको पढ़ाई के प्रति। IIT JEE में अगर जाना है, IIT का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो डेडिकेशन तो देना ही पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन है अगला, साइनाइड दिया है, तो साइनाइड की रिएक्शन किससे है? PHMgBr से, फिर हाइड्रोलिसिस। तो इसका आंसर क्या आएगा? कीटोन आ जाएगा, COPH। और फिर इसकी किससे है? सेमी कार्बाजाइड से। पिछले टाइम पे पढ़ा था सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन जब होगी तो इसका आंसर जो है डबल बॉन्ड N NH CO NH2। अब ये आंसर देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सी पार्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में बेंजीन रिंग ढकी हुई है, क्वेश्चन में, ऑप्शन में खुल गई। ऐसा क्यों करता है एग्जामिनर? ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। सरल क्वेश्चन है तो उसके साथ खेल रहे हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में जब क्वेश्चन दिया है तो पीएच लिखा है, ऑप्शन में रिंग खोल दी। रिंग खोलने के पीछे कोई टेक्निकल कारण नहीं है, बच्चे को डराना है केवल। ये रिंग कहां से हुई? तो कोई नहीं, गलत सवाल है। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना है और साइकोलॉजी समझनी है क्वेश्चन मेकर को, उसको गलत नहीं कहना है। उसकी साइकोलॉजी, वो क्या चाहता है आपसे, कि आप कितना अटेंटिव हो। रिंग खुली, आपको पता लगा रिंग खुली, हाँ रिंग खुली, वहां ढकी थी, वहां खुल गई। ए पार्ट में 2-2 रिंग दिखा दी, और देखो बेटा कितनी रिंग चाहिए तुम्हें।
वैलेंसी पूरी है सबकी। अब बी पार्ट में क्या है, कुछ लोग कहेंगे देखो कंजुगेशन है, अबे डबल सिंगल डबल ज्यादा स्टेबल है। आप लोगों के दिमाग में क्या स्टेबिलिटी चलती रहती है, आपके दिमाग में क्या चलता है उसको देख के बी पहले दिया है, सी बाद में देखो, सही आंसर बाद में दिया है। इंसान ए से चलता है, ए से चला फिर बी पे, अरे बी में कंजुगेशन है भैया, लगा दिया बी पर। कंजुगेशन नहीं देखना, स्टेबिलिटी हमेशा नहीं देखी जाती प्रोडक्ट की, आपको जो सिखाया गया वो अप्लाई करिए। बस ये होता है पढ़ने का तरीका कि आपने पढ़ा, बाकी 3 ऑप्शन क्यों गलत है उसको सोचा आपने, पढ़ाई हो गई। और लास्ट पार्ट में क्या किया है, कुछ ऐसा कर दिया है जो बिलीव ही नहीं हो रहा है। उसमें लास्ट पार्ट तो शायद ही कोई लगाए। और 5वें क्वेश्चन में कंपाउंड जो रिड्यूस नहीं होता है LAH से। अब कैप्रोलैक्टम आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए कैप्रोलैक्टम क्या होता है। जो लैक्टम है, लैक्टम वो होता है साइक्लिक अमाइड। व्हाट इज लैक्टम? लैक्टम इज साइक्लिक अमाइड। अब देखिएगा इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेनॉल। इसकी रिएक्शन कराइए हाइड्रोक्सिलामीन से, पीएच इसमें कितनी रखते हैं, मान लो 5 रख दी, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सिन बनेगा। इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेनोन ऑक्सिन, स्टाइल से बोलो तो ऑक्साइन। इसमें जीआई पॉसिबल है कि नहीं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है कि नहीं, है ना, ये दोनों ग्रुप सेम है ना बेटा। अब इसका आप कराइए बैकमैन रीअरेंजमेंट, इसका करा दीजिए बैकमैन रीअरेंजमेंट, यानी इसको जब H+ के साथ ट्रीट करेंगे तो पहले वो कीटोन लिख लो जिसका ये ऑक्सिन है, फिर OH के एंटी पोजीशन पे ये दिख रहा है, तो इस एल्किल और CO के बीच में क्या लगा दो, NH। तो आंसर क्या आ गया, ये बना कि नहीं बना, बताइए। 5 से 6 की रिंग हो गई। बस यही क्या है, लैक्टम है, साइक्लिक अमाइड। साइक्लिक अमाइड को ही लैक्टम बोलते हैं। ये अमाइड है कि नहीं बताओ, भाई समझ में आ रहा है, ये अमाइड है, इसको बोलते हैं लैक्टम। लैक्टम एक फैमिली है, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर वगैरह फैमिली, लैक्टम इज ए फैमिली। व्हाट इज लैक्टम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लैक्टम क्या है, साइक्लिक अमाइड। और कैप्रो माने होता है 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए कैप्रो यूज करते हैं। इसमें कितने कार्बन है, 5, ये कैप्रोलैक्टम नहीं है। अब आप देखिएगा ये है साइक्लोहेक्सेनोन, इसकी रिएक्शन किससे कराए हैं, हाइड्रोक्सिलामीन से, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सिन, साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सिन। इसको अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर दें, कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, बैकमैन, बैक से मैन आएगा, याद है बैक से बताया था, बैक से अटैक होगा, अंकिल जी बैक से आ रहे थे, R1, याद आया, नाम नहीं है बैकमैन, तो कैसे लिखोगे प्रोडक्ट, पहले वो कीटोन लिखोगे जिसका ये ऑक्सिन है, लिखिए प्रोडक्ट, ट्राई करो। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन से कराते हैं तो ये वाटर निकाल देते हैं।
फिर साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सिम को कौन के H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो बैकबेन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो आप देखोगे 7 की रिंग बन जाएगी। क्यों? हमने सुबह बोला था कि नॉर्मली 6 से 7 में नहीं जाते, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, हालात ऐसे हो जाते हैं, या हालात ऐसे हो गए 6 की रिंग 7 में जाना नहीं चाहती, लेकिन तेजाब आ गया। कैसे नहीं जाऊंगी तुम्हें, जानते नहीं मैं कौन हूं, तेजाब बोलते मुझे, ये तेजाब ही तो है। कौन है? ये प्रोडक्ट लिखना आ गया कि नहीं आ गया? अरे जैसे वहां हुआ था देखो, 5 से 6 में पहुंचे थे, ऐसे यहाँ 6 से 7 में, 7 की रिंग होगी 7 से 8 में। उस समय ये नहीं सोचना कि सर ने तो मना किया है, हालात ऐसे हैं। इसका नाम ही कैप्रोलेक्टम है, और ये हमारे सिलेबस का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कैप्रोलेक्टम। कैप्रो तब यूज करते हैं जब 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। अलग अलग भाषाओं में वर्ड यूज किए गए हैं ना, जैसे हेक्स बोलते हैं हम लोग, 6 के लिए हेक्स बोलते हैं। इंडिया में क्या बोलते हैं 6 को? 6 तो हम बोल ही रहे हैं। क्रिस गेल, हाँ, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग वर्डिंग शब्दावली यूज की गई। तो कैप्रो, कैप्रो, कैप्रोलेक्टम, ठीक। तो कैप्रोलेक्टम इसका नाम है। अब आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर कैप्रोलेक्टम का LAH के साथ रिडक्शन कराओगे, LAH के साथ कराइए इसका रिडक्शन, क्या बनेगा? LAH के साथ रिडक्शन कराइए, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बताया था अमाइड का CO CH2 में रिड्यूस हो जाता है। तो कैप्रोलेक्टम का LAH के साथ रिडक्शन होके साइक्लिक सेकेंडरी अमीन बनेगी, 7 मेंबर की साइक्लिक सेकेंडरी अमीन। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा 5वें का? क्या आएगा आंसर? सेकेंड पार्ट आ जाएगा, क्योंकि तो अल्कोहल है, अल्कोहल का रिडक्शन थोड़ा ना होता है LAH से। A पार्ट कीटोन है, C पार्ट ईस्टर है, लास्ट पार्ट लेक्टम है। ओमेगा, अल्फा बीटा गामा सुना है, डेल्टा सुना है? अब देखो समझो, यहां से करोगे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अब क्या आएगा? ओमेगा। इसलिए इसको ओमेगा कैप्रोलेक्टम लिखा गया है। केवल कैप्रोलेक्टम नॉर्मली लिखा जाता है, लेकिन ओमेगा सिंबल कहां से आया? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। जैसे पिछला वाला क्या था, ये कैसा था? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये डेल्टा लेक्टम था, दिस इज डेल्टा लेक्टम। ऐसे ये क्या हो जाएगा? ये अल्फा बीटा गामा, इट इज गामा लेक्टम। ऐसे बीटा लेक्टम, हाँ, अनस्टेबल है तो क्या, अनस्टेबल चीजें की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। साइक्लोप्रोपेन क्या एग्जिस्ट नहीं करता? करता है। आप मार्केट में जाओ लेने, साइक्लोप्रोपेन मिल जाएगी आपको, कानपुर में, दिल्ली मिलेगी, है ना। ये कह रहे हैं अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, बात बात पे आप लोग अनस्टेबल स्टेबिलिटी बोलते हैं, बस यहीं से शक हो जाता है कि यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। हर जगह कंपाउंड का तुम अनस्टेबल हो, बेइज्जती करो उसकी, अरे तुम तो फेल हो गए, तुम तो फेल हो गए, अच्छा लगता है। अनस्टेबल चीजों का अपना महत्व है, स्टेबल चीज का अपना महत्व, हर एक का महत्व है।
इसीलिए आपके दिमाग में जो चलता है ना स्टेबल स्टेबल, हमेशा नहीं होता कि स्टेबिलिटी का ही मान। आप देखिए यहां से 6 से 7 की रिंग बनी कि नहीं बनी? अगर स्टेबिलिटी का ही होता तो 7 की रिंग क्यों बनती? कर लेंगे आगे क्वेश्चन, ट्राई करेंगे। तो अगले टर्न पे मिलते हैं फिर, टॉपिक आगे चेक करेंगे।